कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज अपने पीछे एक कारण छोड़ जाती है, चाहे वो किसी का अचानक से किसी की जिंदगी में आना हो या किसी की मौत की वजह बनना हो। बात सीधी सी है, जिस बात को रहस्य रखा गया हो वो बात सामान्य तो हो ही नहीं सकती। ये अनहोनी तो 12 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब मृगांका ठाकुर के घर से अपने गेरुए रंग के कपड़ों में उसकी बीवी का अंतिम संस्कार कर अपने घर लौट रही थी। मायापुर गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसे ताने मारने से बाज भी नहीं आते थे। रास्ते में उसे देखकर एक तरफ से आवाज आई, ये जब से आई है इस गांव में औरतें कुछ ज्यादा ही मरने लगी हैं। मृगांका बात को अनसुना कर वहां से चल दी। दूसरी गली में पहुंची ही थी कि किसी औरत ने घबरा कर कहा, अरे अरे, दुल्हन को अंदर ले जाओ, इसकी नजर न पड़ जाए। मृगांका बिना किसी को देखे नाक की सीध में चलती रही। उसका बेसब्री से इंतजार बस गली के कुत्तों को रहता था, जिन्हें वो शमशान का बचा हुआ खाना खिलाती थी। मृगांका की वो काली बड़ी आंखें जब उन्हें खाते हुए देखती तो और ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखने लगती। उसका रंग रूप, चाल ढाल सामान्य औरतों से कहीं अलग था। उसका हल्का सांवला चेहरा, जिसमें काजल और एक काली बिंदी के सिवा कोई सिंगार न था, और चमकने लगता। गेरुआ रंग का कपड़ा उसके बदन को इस तरह से ढका हुआ था कि शरीर के किसी भी अंग को बाहर की आबो हवा ना लग जाए। जिस तरह से वो पैर की आहट को पहचानती थी, ऐसा लगता जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उस शाम ऐसा ही हुआ। अचानक से कुत्तों ने खाना छोड़ भौंकना शुरू किया और कूड़े के ढेर को अपने पंजे से बिखेरने लगे। जैसे जैसे कूड़ा बिखरता, मौसम एक खौफनाक सी करवट लेने लगता। तभी मृगांका को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मृगांका भौचक्की रह गई। असमंजस में उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। उसने बच्ची को उठाया और कहा, कौन है तू? बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और वहां से भाग गए। बच्चे के चेहरे पर और बदन पर कुछ घाव थे जो खुद भर रहे थे। मृगांका जादुई विद्या जानती थी, समझ गई कि ये बच्ची साधारण नहीं है। उसने आसमान की ओर देखा। कौवे बच्ची के ऊपर घेरा बनाकर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी इस मायापुर गांव में खुशियां लौटकर वापस नहीं आएंगी। मृगांका ने लड़की को देखकर कहा, जो मूर्ख तुझे मरा सोचकर यहां छोड़ गया, उसे नहीं पता कि तुझे कोई साधारण इंसान छू तक नहीं सकता। मृगांका बच्ची को गोद में लिए घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो था उस बच्ची के चेहरे में, जिसने मृगांका जैसी बेखौफ दिखने वाली औरत को भी कुछ देर के लिए भयभीत कर दिया था। काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। मायापुर के लोग मौसम से बचने के लिए घर के अंदर भाग रहे थे। मृगांका ने बच्ची को अपनी चुन्नी में ढका और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। मृगांका को किसी ने भी उस बच्ची को लाते हुए नहीं देखा था। घर के अंदर पहुंचते ही उसने सट से चिटकनी लगा दी। उसने लड़की के शरीर और मुंह से कपड़ा हटाया। लड़की के बाकी घाव भी भर चुके थे। मृगांका ने बच्ची को जमीन पर रखा और कहा, मुझे तुझे सबकी नजरों से बचा कर रखना होगा। ये कहते ही उसने पुराना काला ताबूत खाली किया और बच्ची को उसके अंदर छुपा कर रख दिया। मृगांका का घर छोटा सा था और गांव से थोड़ा दूरी पर था। उसे ये तो पता था कि ये बच्ची कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे आने वाला संकट भी दिख रहा था। पर वो खतरा इस बच्ची के लिए था या इस बच्ची से औरों को था, ये अभी एक पहेली ही थी। आज ठीक 12 साल बाद मृगांका ने उस बच्ची को, जिसका नाम उसने तृष्णा रखा था, ताबूत से आजाद किया। इतने सालों में तृष्णा ने उस ताबूत को ही अपना घर बना लिया था। आज मृगांका ने उसे पहनने को नया सिलाया हुआ कपड़ा दिया, जो
रंग से काला ही था, लेकिन तृष्णा पर जच रहा था। मृगांका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुझे मैं बाहर लेकर जा रही हूं, लेकिन मेरे साथ ही रहना। कोई पूछे कि कौन हो, कहना मृगांका मेरी मौसी है, बस। इससे ज्यादा एक भी शब्द नहीं। तृष्णा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही तृष्णा को आंख में सूरज की रोशनी चुभने लगी। मृगांका ने उसे पहनने को चश्मा दिया। वो हर चीज को गौर से देखती, हर एक आने जाने वाले का पहनावा, शक्ल को देखती रहती। आज तक मृगांका के सिवा तृष्णा ने कोई इंसान को देखा भी कहा था। बस कभी अगर कोई घर में आया तो ताबूत के छोटे छोटे छेदों से किसी को आधा अधूरा देख लिया करती थी। रास्तों से गुजरते वक्त अगर चेहरे पर हवा का झोंका आता तो वो खिलखिलाने लगती। नसीब में वो जो भी लिखा कर लाई हो, लेकिन थी तो एक 12 साल की ही बच्ची। उसने मृगांका से बड़ी ही मासूमियत से पूछा, तुम मुझे पहले कभी बाहर लेकर क्यों नहीं आई? मृगांका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तृष्णा के साथ कठोर स्वभाव ही रखती थी। तृष्णा बात का जवाब ना मिलने पर थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन उसे अपनी मृगांका मौसी के स्वभाव का भी पता था। तृष्णा को रास्ते में फूलों की रेड़ी दिखी और उसने जैसे ही फूलों को छुआ वो बेजान हो गए, मुरझा गए, इससे पहले कि किसी और की नजर पड़ती। मृगांका तृष्णा को तुरंत ही वहां से लेकर चली गई। मौसम बदलने लगा था, हवा और तेज हो गई थी। मृगांका के गुस्से का और खौफ का पारा बढ़ चुका था। वो तृष्णा का हाथ पकड़ उसे घर की तरफ खींच कर ले जाने लगी। तृष्णा पूछने लगी, वो क्या हुआ, फूल क्यों मुरझा गए? लेकिन मृगांका के पास उसके सवालों का कोई जवाब न था। घर पहुंचते ही उसने तृष्णा को अंदर धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसलिए नहीं लेकर गई तुझे कभी कहीं? तृष्णा कुछ कहती कि मृगांका ने गुस्से में कांपती आवाज के साथ कहा, मना किया था ना तुझे कुछ भी छूने से? तृष्णा सहमी हुई आवाज में बोली, लेकिन क्यों? वो एक शब्द नहीं, जा अंदर। तृष्णा की आंखें गीली हो गई और फिर चुपचाप वो अपने ताबूत के अंदर बैठ गई और उसे कसकर बंद कर दिया गया। शाम हो चली थी। मृगांका ने तृष्णा को आवाज दी और बाहर के कमरे में आने को कहा। तृष्णा सहमे हुए कदमों से आई और वहीं बिछी चटाई पर बैठ गई। मृगांका ने उसे शाम का नाश्ता दिया और कहा, अच्छे से खा ले, रात में मुझे कहीं जाना है, खाना नहीं बनेगा। तृष्णा ने नाश्ते की थाली हाथ में लेते हुए कहा, सॉरी मौसी, मुझे लगता है कि मैं ताबूत में ही ठीक हूँ। मृगांका ने चाय के गिलास से मुंह बाहर किया और कठोरता से कहा, वो तय करना मेरा काम है, तेरा नहीं। तृष्णा आगे कुछ कहती कि तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मृगांका और तृष्णा ने एक दूसरे को देखा और फिर मृगांका ने धीरे से तृष्णा से कहा, तू अंदर जा। दरवाजे से फिर एक आदमी की भारी आवाज आई, अरे जल्दी खोलो। मृगांका ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। देखा कि वहां 2 लोग खड़े थे। मृगांका ने पूछा, क्या हुआ, शाम में क्यों दरवाजा पीट रहे हो? उस आदमी ने रौबीली आवाज में कहा, अब तुझे न्योते में बुलाने तो कोई आएगा नहीं, ठाकुर की बेटी ने खुद को फांसी लगा ली है। मृगांका बहुत चक्की रह गई। वो सोचने लगी कि अचानक ये क्या हुआ और बोली, लेकिन क्यों, कैसे? कुछ 12 साल की ही रही होगी ना वो? आदमी ने फिर बेढंगे तरीके से कहा, हाँ शायद। अब जल्दी चलेगी या फिर तेरे लिए पालकी मंगवाऊं? लड़की की मौत का सुन तृष्णा भी बाहर के कमरे में आ गई। उन 2 लोगों ने तृष्णा को देखकर मृगांका से पूछा, कौन है ये लड़की? मृगांका ने तृष्णा को देखा और कहा, अब मेरी बहन की बेटी है, कुछ दिनों पहले ही आई है, तुम बाहर जाओ, मैं आती हूं। मृगांका अपनी गेरुए रंग की चुन्नी से सर ढककर बाहर जाने को ही थी कि उसने तृष्णा को देखा और कहा, चल तू भी। तृष्णा एकदम से तैयार हो गई। उसके लिए तो ये अपनी मौसी के सामने खुद को साबित करने का दूसरा मौका था।
रास्ते में चलते हुए मृगांका ने तृष्णा की बाह कस के पकड़ी और कहा, फिर बोल रही हूं कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? तृष्णा ने मासूमियत में सिर हिलाया। मृगांका और तृष्णा उन दोनों आदमियों के साथ ठाकुर की हवेली पहुंचे। घर में रोने का बुरा माहौल था और कुछ लोग लड़की को कोसते हुए कह रहे थे, कहा था बाहर पढ़ने मत भेजो, न जाने क्या सीख कर आई थी हॉस्टल से। कुछ ने कहा, अरे मरे हुए इंसान को कोसकर वो वापस तो आने वाला है नहीं। तभी मृगांका को ठाकुर की मां ने कहा, अब तू जल्दी से इसका निपटारा कर दे ताकि घर की शुद्धि हो। मृगांका ने सफेद कपड़ा लड़की के मुंह से हटाया। लड़की का पूरा मुंह नीला पड़ा हुआ था। वो सोचने लगी, शायद जहर खाकर मरी हो। उसने लड़की के माथे पर चंदन का टीका लगाया और प्रथा अनुसार मृत लड़की के कान में कहा, तेरी आत्मा और तेरे शरीर का साथ इतना ही था, अब यहां से जा, वापस मत आना, सुना तूने? और फिर झट से उसका चेहरा ढक दिया। मृगांका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, सब लड़की की लाश से दूर खड़े रहो ताकि उसकी आत्मा को यहां से निकलने के लिए रास्ता मिले। सब शरीर से दूर खड़े हो गए। तृष्णा ये सब दूर से देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में इसकी आत्मा चली जाएगी? अगर वो जाना नहीं चाहती हो तो? पीछे से मृगांका के मंत्र उच्चारण की आवाज में गूंज रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। मृगांका ने ठाकुर को कहा, अब किसी पंडित को बुलाकर आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए। मैं किसी अल्पायु लड़की का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ये सुनकर सब हैरानी से मृगांका को देखने लगे। ठाकुर का भाई तेज सिंह गुस्से में बोला, क्यों? तू ही करती आई है गांव में औरतों का अंतिम संस्कार। औरतों का किया है, किसी अल्पायु लड़की का नहीं। मेरी जादुई विद्या मुझे इसकी स्वीकृति नहीं देती। दूसरी तरफ से गांव वाले कहने लगे, लेकिन अभी पंडित कहां से लाएंगे? और आत्महत्या वाली बात है, बाहर बात गई तो ठाकुर साहब की कितनी बदनामी होगी। मृगांका किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने समझाते हुए कहा, यह गलत होगा ठाकुर, बात मानो और पंडित को बुलाओ। ठाकुर अब अपनी कुर्सी छोड़कर मृगांका के पास आए और बोला, तुझे पैसा राशन सब डबल करके दूंगा मैं, बस इस लाश को रफा दफा कर। मृगांका को ठाकुर की बात इतनी अजीब लगी कि उसने कह दिया, बेटी है तुम्हारी ठाकुर, ये कैसे बात कर रहे हो? उसकी आत्मा की शांति चाहते हो तो जैसा कहती हूं वैसे ही करो। मृगांका की बात सुनकर गांव की एक बूढ़ी बोली, पागल हो गई है क्या? ठाकुर साहब को मना कर रही है? इतने साल से उनके टुकड़ों पे ही पल रही है तू, वरना कब का तुझे गांव से धक्का मारकर निकाल दिया गया होता। मृगांका ने अपने स्थान से उठते हुए बस इतना कहा, मेरी विद्या इस लड़की को मोक्ष नहीं दे पाएगी। चल तृष्णा। मृगांका ने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, मौसी, मौसी। मृगांका पीछे मुड़ी। तृष्णा को गांव वालों ने पकड़ कर रखा था। मृगांका ये सब देखकर हैरान थी। वो कुछ कहती कि छोटे ठाकुर ने उसे धमकाते हुए कहा, मेरी भतीजी का क्रियाक्रम नहीं हुआ तो आज इसका होगा। मृगांका का भय उसके गले तक आ पहुंचा था। उसने देखा कि मौसम फिर बदल रहा है। हवा तेज हो गई थी। मृगांका ने खुद को संभाला और कोई अनहोनी हो उससे पहले उसने गांव वालों से विनम्रता से कहा, बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? इसको छोड़ दो। जिस काम को करने की तुम जिद कर रहे हो वो मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन लोग जिद में अंधे थे। मृगांका ने जब तृष्णा को छुड़ाने की कोशिश की तो ठाकुर ने बंदूक की नोक पर उसे मरी हुई लड़की के शव के पास बिठा दिया और बौखला कर कहा, शुरू कर। मृगांका मंत्र पढ़ना शुरू करती, लेकिन फिर बीच में ही भूल जाती। साफ जाहिर था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी हवा के एक तेज झोंके से
लड़की की लाश पर पड़ा कपड़ा दूर उड़कर चला गया। मृगांका का डर अब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। ठाकुर का बेटा नमन, जो कुछ 20 साल का था और दिल्ली में पढ़ रहा था, ठाकुर को बोला, डैड, छोड़ दीजिए लड़की को, बच्ची है वो, पंडित को बुलवा लेते हैं। आप तो रीति रिवाज मानते हैं, तो क्यों जिद कर रहे हैं? लेकिन ठाकुर ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तो बस चाहता था कि बात यहीं गांव में दब कर रह जाए। लेकिन क्यों? बेटी तो उसकी ही थी। कहीं बेटी की मौत के पीछे भी कोई राज तो नहीं? इतिहास गवाह है कि विधि के विधान को जिसने भी बदलने की कोशिश की है, प्रलय को न्योता दिया है। शायद आज इस गांव में कोई प्रलय आने वाला था। तृष्णा की नजर अब बस उस मरी हुई लड़की पर थी। उसका डर जैसे खत्म हो गया था। उसमें अचानक से न जाने कौन सी शक्ति आ गई कि पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी को धक्का देकर एक टक उस लड़की को देखने लगी और उसकी ओर बढ़ने लगी। मृगांका ये दृश्य देखकर सहम गई। शायद उसे अंदेशा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। वो झट से उठी और तृष्णा को सावधान करते हुए बोली, तृष्णा, होश में आ, तृष्णा। लेकिन तृष्णा को तो कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। मृगांका ने पूरे जोर से चिल्लाकर फिर से कहा, तृष्णा, तृष्णा, लड़की के पास मत जाना। तृष्णा एकदम से रुक गई और इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता ही ना हो कि वो क्या करने जा रही थी। मृगांका ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी गुस्से में छोटे ठाकुर ने तृष्णा को इतना तेज तमाचा मारा कि वो धड़ाम से जा गिरी। अचानक से मौसम बिल्कुल शांत हो गया। तृष्णा जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होंठ को छुआ और देखा कि खून बह रहा है। उसके खून के टपकने की आवाज इतनी तेज आई कि और कुछ भी किसी को सुनाई नहीं दिया। मृगांका ये देख गुस्से में चिल्लाई, ये क्या किया ठाकुर? अब पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। तृष्णा उस मृत लड़की के शरीर के ऊपर गिरी थी। उसके होंठ से टपका हुआ खून मरी लड़की के होंठ में जा लगा था। तृष्णा उठी और उसने मृगांका की ओर देखा, जो उसे खौफ में बिना पलक झपकाए देख रही थी। तृष्णा की आंखें खून के रंग से लाल हो गई थी। छोटे ठाकुर ने जब फिर से उसे मारने को हाथ उठाया, तो तृष्णा ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा कि वो उसके शरीर से ही अलग हो गया। ठाकुर दर्द से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते हवेली के बाहर भगदड़ मच गई। मृगांका, ये लड़की, इस लड़की ने कैसे तेज के हाथ तोड़ दिए? कौन है ये? मेरे भाई को मार दिया इसने मृगांका। दूसरी तरफ से एक औरत ने कहा, ठाकुर की बेटी को मुक्ति नहीं मिली, ये सब मृगांका की वजह से हुआ है। उसे लड़की का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था। गांव वाले तृष्णा पर पत्थर फेंकने लगे। लोगों को लगा कि मरी हुई लड़की की आत्मा उसमें आ गई है। मृगांका ने डरी हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, आप सब यहाँ से जाओ, अभी के अभी। उसको मत मारो, जाओ यहाँ से, उसको मत मारो। तृष्णा, जिसको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी भी तरफ जाती और कहर मच जाता। लोग उससे डरकर भागने लगे। मृगांका तृष्णा को लोगों से बचाने उसकी तरफ भागने लगी और बार बार चिल्ला रही थी, तृष्णा, तृष्णा, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। बेटी शांत हो जा, मैं हूं यहाँ, चल घर चलते हैं। लेकिन तृष्णा कहाँ शांत होने वाली थी? मृगांका जानती थी कि तृष्णा को शांत करने के लिए उसकी विद्या अकेली कुछ नहीं कर सकती। उसे वापस ताबूत में बंद करना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? गांव वाले मृगांका से उम्मीद लगाए हुए हैं। आज से 12 साल पहले भी जिस दिन ठाकुर की बीवी मरी थी, यही मंजर था। ऐसी ही दहशत उस दिन भी फैली थी। उस दिन भी गांव में आई बारात में सब लोग मारे गए थे। मृगांका की आंखों के सामने मौत खेल खेल रही थी। दूसरी तरफ मरी हुई लड़की का शरीर सड़ने लगा, उसमें से कीड़े निकलने लगे। गांव वाले भाग रहे थे।
हवा की आवाज की साए साए से लोगों के कानों से खून निकलने लगा। कुछ लोग उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जान से हाथ धो बैठे। ठाकुर के बेटे नमन ने तृष्णा के सामने जाने की कोशिश की, लेकिन उसे देख वो इतना तेज चिल्लाई कि ठाकुर भय के कारण अपनी माँ और नमन को वहां से लेकर जीप में भाग गया। तृष्णा ने अपनी भयावह डरी हुई आवाज में कहा, मौसी ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर बहुत लोग हैं मौसी, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो मौसी, मुझे बचा लो मौसी। तृष्णा का रोना भी रोंगटे खड़े करने वाला था। उसकी डरावनी आवाज सुन मृगांका की जान हलक तक आ गई थी। वो कांप रही थी, लेकिन ये भी सब उसे ही रोकना होगा। 12 साल जिस लड़की को घर में छुपा कर रखा, उसका राज राज ही रहने देना होगा। पत्थर की चोट से तृष्णा के भरते घाव देखकर लोगों में डर की लहर बहने लगी। कोई उसे डायन कहता तो कोई चुड़ैल, कोई भूत। असल में तृष्णा क्या थी, ये बस मृगांका ही बता सकती थी। मृगांका ने आवाज को कड़ा करते हुए कहा, मुझे तुझे शांत करना ही होगा, यहाँ से घर वापस लेकर जाना ही होगा, ताबूत में फिर से बंद करना होगा। यहाँ से उसे लेकर जाने का मृगांका के पास बस एक ही तरीका था, तृष्णा के गुस्से में खुले हुए बालों को एक गूंथ में बांध पाए ताकि वो शांत हो। लेकिन तृष्णा तक पहुंचेगी कैसे? तृष्णा तो लोगों की लाशों के बीचों बीच खड़ी थी, बेखौफ, बेबाक। क्या होगा आगे? क्या मृगांका तृष्णा को शांत कर पाएगी? तृष्णा के सच को कब तक लोगों से छुपा कर रख पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए काल भैरवी की इस रहस्यमयी कहानी के अगले भाग से।